हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा आपका जो सीटेट है वो कब होगा, अब अगला वो जुलाई में होगा। तो हम लोग उसी जुलाई के सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, अपनी तैयारी को आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। जहाँ तक हो सकता है अभी से तैयारी करने का प्रयास शुरू कर दीजिए, रुकिए मत। रुकने से हमारी तैयारी में अवरोध आता है। कंटिन्यू प्रयास करते रहिए। अब की बार जो भाई बहन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से फेल हुए हैं वो अपने आप को बहुत अच्छे स्कोर में ले आए। चलिए बिना विलंब के चलते हैं अपने पहले चैप्टर पर। क्लास 6 ये इतिहास का पहला चैप्टर है। क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा इसमें हाईलाइट करते चलेंगे। आप लोग उनका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, कह रहे हैं रशीदा एक लड़की है। रशीदा अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है इतनों वर्षों जो पहले है, इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कल क्या हुआ। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है, इसी सवाल का उत्तर हम लोग ढूंढते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों का एक नाम होता है शिकारियों, याद रखिएगा। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक दिखा करते थे, फिर कौन कौन से गीत वे गाते थे। इन सबको हम जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 में पृष्ठ 2 पर नर्मदा नदी आपको ढूंढना है। यहाँ कुछ जानकारी देखिए, बहुत अच्छे से समझिएगा। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। कितने? कई लाख वर्ष पहले। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों या जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट या शिकार भी करते थे। याद रखिएगा, क्या करते थे? आखेट या शिकार। देखिए, मैं आपको करंट एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ 2023 और 24 की। ये मत परेशान होइएगा कि पुरानी, एकदम करंट एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिखिएगा। 8000 वर्ष पूर्व 2 फसलें थी, याद रखिएगा। कौन सी? गेहूं और जौ। कौन थी? गेहूं और जौ, जिनको उपजाना प्रारंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। कौन कौन से जानवर दिया है तो देखिएगा, भेड़ दिया है, बकरी दिया है, गाय दिया है और बैल दिया है। इतने ही शब्द दिए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाओ। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में है। उत्तर का मतलब ऊपर का हिस्सा है भैया। विंध्य के उत्तर के हिस्से में सबसे पहले चावल उत्पन्न किया गया। आइए देखते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ विंध्य कहाँ है। चलिए ध्यान से देखते हैं। ये है आपकी विंध्य पहाड़ियाँ और इसके उत्तर का क्षेत्र ये है। तो यही कहीं आपका सबसे पहले चावल उपजाया गया होगा। चलिए, ये है आपकी गारों की पहाड़ियाँ, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये है आपकी सिंधु नदी, ये है किरथर, ये है सुलेमान, ये है काबुल नदी,
इन सभी क्षेत्रों को दिखाया गया है। सिंधु की सहायक नदी दिखाया गया, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ठीक है, सतलुज है, ये थार का रेगिस्तान है आपका बड़ा सा हिस्सा, ये सतपुड़ा की श्रेणियाँ हैं, ठीक है, तापी नदी है, गोदावरी है, दक्कन का क्षेत्र है, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी। मैं पूरे मैप में आपको सिखा देता हूँ। चलिए, ये जो हिस्सा है आपका याद रखिएगा, इसे पूर्वी घाट कहते हैं, ये हिस्सा आपका पश्चिमी घाट कहता है। पश्चिमी घाट अरब सागर के पास है, पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के पास है, ये आपका लक्षद्वीप है और ये आपका अंडमान और निकोबार है। तो मैप में आपको बहुत अच्छी तरीके से महारत हासिल करना। नीचे आपका हिंद महासागर है, ठीक है। चलिए, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अभी मैंने आपको दिखाया था ऊपर। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। सिंपल सी एक लाइन में लिखा है, पूछा जाता है सहायक नदी क्या है, जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, ये भी पूछता है। गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। चलिए, मानचित्र दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण इसे प्रायः उप महाद्वीप कहा जाता है। चलिए, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ऊपर इमेज में है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। तो बिहार का पुराना नाम क्या था? मगध था, याद रखिएगा। बहुत शक्तिशाली शासक यहाँ हुए थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही राज्यों की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों के कारण जोखिम भरी यात्राएं होती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है कूट में। वे कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा भी करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। चलिए, एक बार फिर से मानचित्र देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कौन कौन? पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्र को पार कर सके। महाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों तक लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के जो विचार हैं उनको अपनाते रहे। देश के नाम पर कुछ चर्चा है। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पहले पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूज अथवा इंदूज, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। चलिए, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि
नीचे आपको दिखाई गई है। अतीत के बारे में कैसे जानें, तो हम कई तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढिए और पढ़िए। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपियां, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपियां कही जाती थी। क्यों कही जाती थी? हाथ से उनको लिखा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन के मेनु, जिसका अर्थ हाथ से लिखना है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स में ज़रूर अपने ऐड कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ये आपको दिखाया गया है कैसे लिखा जाता था। चलिए, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आम लोग करते थे। कौन? आम लोग, जनसाधारण के लोग। चलिए, हम अभिलेखों के अध्ययन जो है उसको करते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पत्थर पर या धातु जैसी कठोर सतह पर। लिख लीजिएगा। कभी कभी शासक अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके, इसीलिए इसको लिखवाया जाता था। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों को भी कार्यों का वर्णन है। ठीक है, चलिए। राजा लोग अपनी जो लड़ाइयाँ लड़ते थे, विजय होती थी, उसका लेखा जोखा करवाते थे। आपको यहाँ लिखा गया है लगभग 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख, ये वाला वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। शासक के विषय में अध्याय 7 में पढ़ना है। जब कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। लिपि, ये लाइन याद करिएगा, किससे बनी होती है? अक्षरों व संकेतों से। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आर्मेइक नामक 2 विभिन्न लिपियों और भाषाओं में है। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती। वस्तुओं का अध्ययन करने वाले जो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते थे उन्हें पुरातत्वविद कहलाते थे। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, ठीक है, कुछ पात्र आपको दिखाए गए हैं। इन पात्रों को इसको पढ़ लीजिएगा। 4700 वर्ष पूर्व होता था, जिसमें एक चांदी का पुराना सिक्का है, ठीक है, और आपको ये दिखाया गया सुराही जैसे आकृति का एक इमेज, ठीक है। चलिए, उनका वो लोग अध्ययन करते थे। वे औजारों, हाथियों, बर्तन, आभूषणों, सिक्कों से प्राप्त छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पकी ईंट, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले थे। चलिए, पुरातत्वविद जानवर, चिड़िया, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। इसे यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के लिए अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाता था। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो जले हुए रूप में बचे रहते थे। चलिए, पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इनसे जो जानकारी मिलती थी, इतिहासकार उनके लिए एक शब्द लगाने लगे, स्रोत। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, और स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत की जानकारी को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, अतीत एक या अनेक। तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया, जहां अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है, अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा
कृषकों का जीवन राजा तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। जैसा हम आज भी देखते हैं, हम सभी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपने भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे। चलिए, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। चलिए, तिथियों का मतलब क्या है? अगर तुमने तिथि के बारे में पूछा तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 इस तरह कोई वर्ष बताना है। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म की 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में लिखी जाती है। इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक केंद्र बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। आपको इतिहास की जो तिथियां हैं इसके बारे में ये दिया गया है। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ई पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुमने तिथियों के पहले एडी लिखा मिलता है, जिसे एनो डोमिनी कहते हैं। 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है, जहां सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले भी होता है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उनको हमने अंडरलाइन करते हुए बताया है कि शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए। देखिए, मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आप लोग प्रयास करते रहिए। ये मत देखिए कि जब फॉर्म निकलेगा सीटेट का तब पढ़ेंगे, नहीं। पढ़ाई तब नहीं हो पाती है। पढ़ाई आपको अभी से करना होगा, मेहनत करना होगा, अच्छी मेहनत करना होगा, अगर आपको कुछ अच्छा करना है प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए आज हम लोग अपनी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर पर, देखेंगे चैप्टर 2 में क्या है, किस चीज़ों से जुड़ा हुआ चैप्टर है, और उसको भी हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। अब की बार सीटेट में झंडा गाड़ करके आना है। ठीक है प्यारे साथियों, आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।